अध्यक्ष का जैसा हमने आपको बताया था कि लाल कृष्ण आडवाणी साहब दूसरे अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब के रहते हुए ही भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और वही पहले अध्यक्ष बने। फिर लाल कृष्ण आडवाणी साहब बने और उसके बाद तीसरे अध्यक्ष बने मुरली मनोहर जोशी। मुरली मनोहर जोशी साहब जब अध्यक्ष बने और उनका कार्यकाल उतना कामयाब नहीं था जिस तरह का माना गया था लाल कृष्ण आडवाणी साहब का, और सबसे महत्वपूर्ण समय कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का जो रहा वो लाल कृष्ण आडवाणी साहब के टाइम में ही रहा। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी आए, कुशाभाऊ ठाकरे उसके बाद अध्यक्ष बने। अगले अध्यक्ष बने बंगारू लक्ष्मण, और वो पहले अध्यक्ष थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद जना कृष्णा मूर्ति अध्यक्ष बने। उसके बाद एम वेंकैया नायडू बने और फिर नितिन गडकरी आए। नितिन गडकरी आरएसएस के पसंदीदा अध्यक्ष थे। उन्होंने ही बताया जाता है कि नितिन गडकरी साहब की ताजपोशी आरएसएस की मर्जी से हुई। और उसके बाद राजनाथ सिंह पहले भी एक बार 2005 से लेकर 2009 तक अध्यक्ष रह चुके थे। ये वो दौर था जब लाल कृष्ण आडवाणी को हटाया इसलिए गया था कि उनका वो जिन्ना वाला विवाद सबको याद है। पाकिस्तान में वो गए थे और जिन्ना की मजार पर जाकर उन्होंने जिन्ना की तारीफ की थी, उनको धर्मनिरपेक्ष बताया था। उसके बाद राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। राजनाथ सिंह उसके पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रह चुके थे, अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े पसंदीदा थे। और उसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा, ये मोदी के कार्यकाल के दोनों अध्यक्ष बने। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 अध्यक्ष देख चुकी है। 12वां अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं। और अटकलों का ये जो दौर है वो आज का नहीं है। मैंने आपको जैसा बताया कि पहले चुनाव के पहले भी इस तरह की अटकलें थी। चुनाव तक एक्सटेंशन दे दिया गया जेपी नड्डा साहब को। अब जो नाम चल रहे हैं उसमें एक नाम सरप्राइजिंग पैकेज के तौर पर वसुंधरा राजे का नाम आया है। ये बताया जाता है कि वो आरएसएस की करीबी है, इसके तौर पर उनका नाम आगे बढ़ाया गया है। और ये बताया गया है कि क्योंकि वो नाराज चल रही हैं जब से राजस्थान में उनकी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को दरकिनार किया गया, भजन लाल शर्मा को जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके करीबियों को दरकरार किया गया, तो ये बताया जाता है कि वसुंधरा राजे कुछ नाराज हैं। जो दो टॉप लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे, और आरएसएस उनमें एक पोटेंशियल देखता है। वो पार्टी की उपाध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष होंगी तो एक मैसेजिंग भी जाएगी, क्योंकि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जा चुका है और जो अगले लोकसभा चुनाव होंगे उसमें 33% रिजर्वेशन के साथ ही चुनाव होगा। लेकिन इनके नाम पर बहुत से लोग डाउट भी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी नया अध्यक्ष होगा उसमें आरएसएस की पसंद तो होगी, लेकिन आप ये दावा नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के दो सबसे बड़े नेता हैं, उनकी पसंद को दरकिनार किया जाए। और एक ये मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि 12 अगस्त को एक मीटिंग हुई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के यहाँ, जिसमें टॉप लीडर्स बीजेपी के मौजूद थे, टॉप लीडर्स आरएसएस के मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, महामंत्री बीजेपी के बीएल संतोष थे, आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले मौजूद थे, अरुण कुमार साहब भी मीटिंग में मौजूद थे। 5 घंटे तक ये मीटिंग चली, लेकिन इस मीटिंग का कोई कंक्लूजन नहीं निकला। और ये अगस्त की बात है, अक्टूबर आ गया है, अक्टूबर तक भी अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकला। और जैसा मैं कह रहा था कि चुनाव के बाद से जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, अध्यक्ष के दावेदार के तौर पर जो नाम सामने आए हैं, उनमें भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी सरकार में शामिल हैं, उनके नाम की भी चर्चा हुई, कई बार हुई, बड़ा गंभीर उनको दावेदार बताया गया। और क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब के करीबी हैं, इसलिए उनके नाम को बहुत ही सीरियसली लिया गया। राम माधव, जो कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी गठबंधन कराने में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था, आरएसएस से आते हैं, आरएसएस के पसंदीदा हैं, उनका नाम भी चलाया गया। विनोद तावड़े साहब, जिनका कद अचानक बढ़ा है, महाराष्ट्र से आते हैं, उनके नाम की बड़ी चर्चा हुई। और ये भी बताया जाता है कि महाराष्ट्र में, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की उतनी मजबूत स्थिति नहीं कही जा रही है, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के नतीजे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में उतनी कामयाबी नहीं मिली, वो सबसे बड़ी पार्टी भी महाराष्ट्र में नहीं बन पाई। ये भी बताया जाता है कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि विनोद तावड़े साहब के नाम को लेकर सर्वे भी कराया गया।
और ये सर्वे में पता करने की कोशिश की गई कि वो कितने लोकप्रिय हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं तो क्या कोई कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि नितिन गडकरी भी पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, महाराष्ट्र से नितिन गडकरी भी आते हैं। सुनील बंसल, जो उत्तर प्रदेश का लंबे समय तक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रभार देखा, संगठन के व्यक्ति हैं, अमित शाह के बहुत करीब माने जाते हैं, उनके नाम की भी चर्चा हुई। अनुराग ठाकुर साहब की भी चर्चा हुई, जो पहले केंद्रीय मंत्री थे, बाद में इस बार क्योंकि जेपी नड्डा हिमाचल से ही आते हैं, वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए, तो अनुराग ठाकुर साहब को कोई मंत्री पद नहीं मिला, तो ये माना गया कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। चुनाव के बाद इनके नाम पर भी चर्चा हुई। नाम पर चर्चा स्मृति ईरानी के भी हुई। एक नाम और सरप्राइजिंग नाम, संजय जोशी। और कई सारे यूट्यूब चैनल्स और पोर्टल्स ने तो संजय जोशी को बिल्कुल दावेदार बनाते हुए उनकी ताजपोशी तय कर दी। और संजय जोशी के बारे में सब लोग जानते हैं, गुजरात से ही आते हैं, गुजरात उनका कार्यक्षेत्र रहा है, संगठन के व्यक्ति हैं, बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। और जब किसी जमाने में नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री हैं उनके ये बड़े करीबी थे, लेकिन बाद में दोनों नेताओं के बीच दूरियां आ गई। फिर यह भी बताया जाता है कि इसी दूरी की वजह से, इसी नाराजगी की वजह से वो साइडलाइन भी हो गए संजय जोशी। हालांकि लोग दूसरी कहानी भी सुनाते हैं, एक सीडी की कहानी सुनाते हैं, वो सीडी बाद में फर्जी साबित हुई। लेकिन जो राजनीतिक वनवास था संजय जोशी का, वो समाप्त नहीं हुआ। इस बार ये भी याद दिलाया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन होता है 17 सितंबर को, संजय जोशी साहब ने उनको बधाई दी और नाराजगी दूर करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कितनी नाराजगी दूर हो पाई है। पर यह भी कहा जाता है कि शायद संजय जोशी अब भी फ्रंट रनर हैं, लेकिन कई लोग मानते हैं कि संजय जोशी के पक्ष में, क्योंकि नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वही फैसला लेते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद करते हैं, तो इसलिए इनका एक नेगेटिव पॉइंट बताया जाता है। एक नाम और है जिसके बारे में संडे गार्डियन एक प्रमुख अखबार है, उसने दावा किया है हाल में, और वो नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5 बार मुख्यमंत्री, लगातार 5 बार पहले सांसद चुने गए, फिर उसके बाद लगातार 3 बार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे। पिछला चुनाव भी उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ही लड़ा गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही थी मध्य प्रदेश में, और ये माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस वापसी कर सकती है। लेकिन जो इनकी लाडली बहन योजना थी शिवराज सिंह चौहान की, और जिस तरह से इन्होंने मेहनत की, जिस तरह से इन्होंने अपने कैंडिडेट्स फाइल किए, और जिस तरह से इन्होंने प्रचार में अपनी जान झोंकी, अपनी साख को दांव पर लगाया, तो भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से बहुत बड़ी कामयाबी मिली। उसके बाद इनको लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया गया, नए मुख्यमंत्री वहां बन गए, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ, इनको लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया। ये जीते, बड़े लंबे मार्जिन से जीते, लगभग 7 लाख से ज्यादा वोटों से ये जीते, और उसके बाद इन्हें पुरस्कार दिया गया, केंद्र में इनको मंत्री बनाया गया। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में उसका प्रदर्शन बहुत ही जबरदस्त रहा लोकसभा चुनाव के दौरान, और भारतीय जनता पार्टी जो 240 के मार्क तक पहुंच सकी है, उसमें शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं ने जो मेहनत की मध्य प्रदेश में ग्राउंड पर, जमीन पर, और मध्य प्रदेश में जिस तरह की बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को मिली, उसी की वजह से 240 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकी। क्योंकि गुजरात और मध्य प्रदेश 2 की स्टेट थे, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई, पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई पार्टी। अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान दम नहीं लगाते, बाकी नेता दम नहीं लगाते, तो शायद ये प्रदर्शन नहीं हो पाता। और उसके बाद जब सीटें घटी, पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, उसके बाद संघ की ओर से कई नाम, जिनका हमने अभी जिक्र किया, वो सारे नाम आने लगे सामने, जिनको लेकर बीजेपी के टॉप लीडर सहज महसूस नहीं करते। संघ अपने आप को एक ऐसा संगठन बताता है जो समाज सेवा, देश निर्माण में काम करता है, और वो कहता है कि राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कई स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, लेकिन संघ का सीधा कोई भारतीय जनता पार्टी में दखल नहीं है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी को जानने वाले, उनके रिश्तों को अंदर तक पहचानने वाले जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर आरएसएस अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देना चाहता। वो 10 साल यानी 2014 से 2024 तक संघ की पकड़ उस तरह से नहीं रही जैसा कि पहले रही है।
जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बीजेपी के पहले अध्यक्ष थे, उनको रिमूव करके और लाल कृष्ण आडवाणी को लाया गया। हालांकि 6 साल, शुरुआती 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के अध्यक्ष थे, लेकिन उस तरह की कामयाबी नहीं मिली। लाल कृष्ण आडवाणी जब अध्यक्ष बने, उसके पहले उनके पास उस तरह की कामयाबी नहीं थी जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी संगठन के व्यक्ति थे और भारतीय जनता पार्टी उसके बाद 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी जब अध्यक्ष बने और उसके बाद आज की तारीख तक 2024 तक अगर आप देखेंगे तो संगठन पर जो छाप लाल कृष्ण आडवाणी की दिखती है, वैसी ही छाप अमित शाह ने छोड़ी। बाकी किसी अध्यक्ष का वो असर, वो रुतबा, वो जलवा या पार्टी के विस्तार में योगदान नहीं रहा। लाल कृष्ण आडवाणी ने जो सेकंड रंग लीडरशिप डेवलप की, उसमें आप के एन गोविंदाचार्य से शुरुआत कर सकते हैं, प्रमोद महाजन का नाम ले सकते हैं, अरुण जेटली का नाम ले सकते हैं, सुषमा स्वराज का नाम ले सकते हैं, शिवराज चौहान का नाम ले सकते हैं और सबसे बड़ा नाम है नरेंद्र मोदी, जिन्हें सीधे तौर पर यह माना जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने ही उनको बढ़ाया और बड़े नेता के तौर पर स्थापित करवाया। और मुख्यमंत्री पद जो उन्हें मिला, उसमें भी लाल कृष्ण आडवाणी का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। लेकिन वही लाल कृष्ण आडवाणी 2005 में जब जिन्ना की मजार पर गए, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसे आरएसएस ने पसंद नहीं किया, तो आरएसएस ने उनसे इस्तीफा भी ले लिया। उनकी जगह स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर वेंकैया नायडू आए, उसके बाद राजनाथ सिंह आए। इसी तरह से नितिन गडकरी को आरएसएस ने अपनी पसंद के हिसाब से अध्यक्ष बनवाया, क्योंकि उस समय नितिन गडकरी का कद राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा नहीं था, राष्ट्रीय स्तर पर उनको लोग नहीं जानते थे। उनकी जो प्रेजेंस थी वो महाराष्ट्र तक सीमित थी। महाराष्ट्र में उन्होंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के तौर पर काम किया था, अच्छा काम किया था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी वो पहचान नहीं थी। आरएसएस आरएसएस ने जब अपना असर दिखाया, अपना दमखम दिखाया, तभी वो अध्यक्ष बन सके और बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को पीछे छोड़ते हुए वो अध्यक्ष बने। राजनाथ सिंह भी आरएसएस की पसंद से ही दोबारा बने। जब नितिन गडकरी साहब दूसरा कार्यकाल नहीं ले पाए तो राजनाथ सिंह दोबारा आए, आरएसएस की पसंद से आए, क्योंकि राजनाथ सिंह भी आरएसएस के बड़े पसंदीदा नेता हैं और आरएसएस से पूछकर ही ज्यादातर फैसले लेते रहे अध्यक्ष पद के तौर पर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कार्यशैली है, वो अपने अंदाज में काम करना पसंद करते हैं। तो पिछले 2 अध्यक्ष थे, सीधे तौर पर वो भी आरएसएस से जुड़े हुए थे, क्योंकि बड़े फक्र के साथ, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, सभी अपना जुड़ाव आरएसएस से बताते हैं। लेकिन जैसा जेपी नड्डा साहब का बयान, बड़ा चर्चित बयान है, जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अब बीजेपी इतनी सक्षम हो चुकी है कि वो अपने फैसले खुद लेती है। लेकिन इस बार दावा किया जा रहा है कि आरएसएस जिस किसी को भी वो चाहता है कि अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी का, समर्थन आरएसएस का उसी के साथ रहेगा जो आरएसएस की पसंद का व्यक्ति होगा। इसीलिए कई सारे नाम चल रहे हैं। जो नाम पेश किए गए बीजेपी के प्रमुख नेताओं की ओर से, आरएसएस बताया जाता है कि उसमें वीटो लगा रहा है। हालांकि आरएसएस के नेता खुलकर कुछ नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर कुछ नहीं कहते, लेकिन अगले अध्यक्ष के नाम से यह तय हो जाएगा कि वो अध्यक्ष जो बनेगा वो पार्टी पर पकड़ ज्यादा किसकी मजबूत है, बीजेपी के टॉप लीडर्स की पकड़ मजबूत है या आरएसएस की पकड़ मजबूत है। इसमें शिवराज सिंह चौहान इसलिए फ्रंट रनर कई लोगों को लग रहे हैं क्योंकि उनका इक्वल संबंध है, मतलब वो बैलेंस बना के रह सकते हैं बीजेपी के टॉप लीडर्स और आरएसएस के टॉप लीडर्स के बीच। इसलिए उन्हें आज फ्रंट रनर बताया जा रहा है, लेकिन दावे से अभी कोई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। जल्दी ही वो नाम सामने होगा, तब तक ये अटकलों का दौर चलता रहेगा और जब वो नाम सामने आ जाएगा उसी के बाद ये क्लियर होगा कि क्या आरएसएस ने अपनी पसंद का अध्यक्ष बनवाया या बीजेपी के टॉप लीडर्स ने अपनी पसंद का अध्यक्ष बनवाया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। कल फिर आपसे किसी नए मुद्दे पर हम लाइव में बात करेंगे। तब तक नमस्कार।